Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to discuss about 18th Amendment of 1973 Constitution. जो 18th Amendment 1973 Constitution है that was proposed in 2010 in People Party regime, and that at that time the president of Pakistan was Asif Ali Zardari and prime minister was Yusuf Raza Gilani Saab. And one of the main feature of 18th Amendment was that it recognized, it introduced the provincial autonomy. हम इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं कंप्लीट टॉपिक को, बट 18th अमेंडमेंट जो है दैट इज द वाटर मार्क, दैट इज द हॉल मार्क, दैट इज इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन. और क्वेश्चन पीएमएससीएसएस कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से 18th अमेंडमेंट आता है. बट अब 18th अमेंडमेंट का आपसे क्वेश्चन ये कभी भी नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज 18th अमेंडमेंट, व्हाट इज रिलेट टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें करंटली जो एग्जामिनर पूछता है. अगर आप 2022 का पीएमएस का पेपर देखें तो उन्होंने एग्जामिनर ने पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 में भी पूछा है, एग्जामिनर ने पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के अंदर भी 18th अमेंडमेंट को पूछा है, एग्जामिनर ने पाक अफेयर के अंदर भी 18th अमेंडमेंट को पूछा है. तो यहाँ से 18th अमेंडमेंट की इंपॉर्टेंस का पता चलता है कि 18th अमेंडमेंट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन 2010 हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो हम डिस्कस करते हैं कि 18th अमेंडमेंट है क्या. जो मैं पहले बता रहा था कि 18th अमेंडमेंट कभी भी अब ये नहीं पूछा जाएगा व्हाट इज 18th अमेंडमेंट और व्हाट इज द मेन फीचर्स और व्हाट आर द मेन आर्टिकल्स ऑफ 18th अमेंडमेंट. तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा. आपसे मेजरली पूछा जाता है साइलेंट फीचर्स, और वो भी कम पूछे जाते हैं. मेजरली आपको एग्जामिनर कहता है कि क्रिटिकल एनालिसिस मुझे करके बताएं 18th अमेंडमेंट का, जिसमें आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी देने होते हैं, उसके कुछ फ्लॉ बैक्स भी देने होते हैं, और एंड में आपको कंक्लूड करके बताना होता है कि बेहतरी क्या है और इसमें और क्या क्या बेहतरी की जा सकती है. तो हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो 9 अप्रैल 2010 बाय आसिफ अली जरदारी 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया गया, और इसके अंडर नियरली 97 आर्टिकल्स जो हैं, कुछ को चेंज किया गया, कुछ को अमेंड किया गया, कुछ को सब्स्टिट्यूट किया गया और कुछ को रिमूव किया गया. अप्रॉक्सीमेटली अगर इनको ऐड करें तो 97 आर्टिकल्स बनते हैं. और इसके अंदर इट आल्सो अमेंड मॉडिफाइड थर्ड फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट जो आपका शेड्यूल होता है वो तो ऑलरेडी रिलेटेड टू आपके कंट्री से रिलेटेड होता है कि कंट्री का नाम क्या है और वो सारी चीज़ें जो हैं. उसके बाद आर्टिकल 6 आर्टिकल 8 तक, उसके बाद आपका फंडामेंटल राइट्स का होता है. उसके बाद थर्ड, और उसमें हर सारे चैप्टर्स जो हैं वो टोटली उनमें कहीं ना कहीं अमेंडमेंट देखी गई है. सेकंड में सॉरी थर्ड में, फोर्थ में, सिक्स्थ में और 7 शेड्यूल्स में चेंज किया गया. अब हम बेसिकली देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे 18th अमेंडमेंट के. तो 18th अमेंडमेंट के ये साइलेंट फीचर्स भी हैं, और जो 18th अमेंडमेंट को जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स और विजन रखे गए. सबसे पहले ये था कि पार्लियामेंट्री कैरेक्टर जो था उसको रिस्टोर करना था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम था, दैट वाज अ पार्लियामेंट्री. बट आफ्टर परवेज मुशर्रफ, जब उन्होंने 17th अमेंडमेंट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें उन्होंने 58(2)B को जो है दिया, तो आपको 18th अमेंडमेंट में नज़र आता है. तो उन्होंने जब डेमोक्रेसी को अबॉलिश किया और उसके बाद डिक्टोरियल गवर्नमेंट जो है वो लेकर आए, मिलिट्री रिजीम आया पाकिस्तान के अंदर 2001 टू 2007 तक. 2008 में फिर इलेक्शंस हुए जिसमें पीपल पार्टी जीत गई. तो इस टाइम के अंदर प्रेसिडेंशियल पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम को छोड़ के प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का अंडर अयूब खान साहब.
तो 1973 में क्या किया गया, प्रेसिडेंशियल को हटा के दोबारा पार्लियामेंट्री किया गया, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया, सबसे मेजर इंपॉर्टेंट प्रोविंशियल ऑटोनमी को इनहेंस किया गया। उससे पहले जो है वो 3 लिस्टें होती थी, वन वाज प्रोविंशियल लिस्ट, सेकंड वाज फेडरल लिस्ट, थर्ड वाज कंकरेंट लिस्ट, which has both features ऑफ प्रोविंशियल एंड फेडरल। बट इसके अंदर प्रोविंशियल्स को कंप्लीट ऑटोनमी दे दी गई कि जो जो फीचर्स जो जो सब्जेक्ट्स उनको दिए गए उनके अंदर प्रोविंशियल की कंप्लीट ऑटोनमी है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइज को इन्हेंस स्ट्रेंथन किया गया। इंडिविजुअल डिस्क्रेशन मतलब एक पर्सन के हाथ में सारी पावर, जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके अंदर एक पर्सन के अंदर सारी पावर्स होती हैं, तो उसको ख़त्म किया गया। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब आपकी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, सारी पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया और फंडामेंटल राइट्स को बेहतर किया गया। अब हम देखते हैं कि 18th अमेंडमेंट के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो बेहतर हुई। सबसे पहले तो 18th अमेंडमेंट में ये था कि 18th अमेंडमेंट वाज द कंसेंसस ओरिएंटेड अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू एवरी पॉलिटिकल पार्टी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सब पॉलिटिकल पार्टीज को इस 18th अमेंडमेंट की जो पॉलिसी बनाई गई, 18th अमेंडमेंट की जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, उन सब का उनको मेंबर बनाया गया और उसके बाद इनको कंप्लीट कंसेंसस थी एवरी पॉलिटिकल पार्टी की। एंड दैट इज द फ्रूट ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के अंदर आपको कंप्लीट, अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर मशहूर है कि अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर किसी एक बंदे की भी अगर आपने बात नहीं सुनी, इसका मतलब यू आर नॉट कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री। तो 27 मेंबर्स की बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें अंदर हर एवरी ऑल मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को पार्ट बनाया गया और सबके कॉन्सेंसस के साथ इसको पास किया गया। उसके बाद जो अनडेमोक्रेटिक रोल बैक, अनडेमोक्रेटिक चेंजेस थे, जिससे मैंने कहा 17th अमेंडमेंट में जो परवेज मुशर्रफ साहब लेकर आए, जिसके अंदर 58(2) को लाया गया, तो उसके अंदर क्या किया गया कि उन्होंने कहा कि स्टेट ऑफ नेसेसिटी की बेस के ऊपर इसको अगर गवर्नमेंट जो है उसको चेंज किया जा सकता है, एनएल ख़त्म किया जा सकता है, अबॉलिश किया जा सकता है, तो इसको 58(2) को वापस कर दिया गया। उसके बाद कुछ फेडरेटिंग यूनिट्स की जो है ऑटोनमी जो है उसके लिए डिफरेंट आर्टिकल्स दिए गए, लाइक आर्टिकल 112, 112। उसकी इसमें क्या है, इन्होंने कहा इसमें ये था कि आप देखें कि 1990 टू 1998 तक 4 पॉलिटिकल रिजीम जो है, डेमोक्रेटिक रिजीम जो है वो ख़त्म किए गए फ्रॉम प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट पावर्स थी कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था। बट 18th अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, फाइनली डिसॉल्व प्रेसिडेंट ही करेगा, वो साइन उसी के ही होंगे, बट जब तक प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एप्लीकेशन रिकमेंडेशन नहीं देगा तब तक प्रेसिडेंट जो है वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 128 था कि जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स थी, पावर जो कंप्लीट पावर्स थी वो एक सिंगुलर पर्सन के हाथ से निकाल के मेजॉरिटी को दी गई, नेशनल असेंबली को दी गई, पार्लियामेंट को दी गई। उसके बाद आर्टिकल 148 था कनकरेंटली, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 3 लिस्ट थी। वन वाज फेडरल लिस्ट जिसमें फेडरल सब्जेक्ट्स थे, सेकंड वाज प्रोविंशियल लिस्ट जिसके अंदर प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते थे, और थर्ड वाज कनकरेंट लिस्ट जिसके अंदर वो सब्जेक्ट होते थे जिस पे एट द सेम टाइम फेडरल एंड प्रोविंशियल दोनों को ऑटोनॉमी दी गई थी। बट यहाँ पे क्या कि उससे क्या होता था, उससे कन्फ्यूजन होती थी और जो प्रोविंशियल और फेडरल के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो जाती थी। बट अब क्या किया गया, कनकरेंट लिस्ट को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया गया और फेडरल लिस्ट जो थी उसको फेडरल ही रहने दिया और प्रोविंशियल लिस्ट को प्रोविंशियल कर दिया गया। और इससे क्या होता है, इससे हर यूनिट को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता है और हर यूनिट अपने स्फेयर के अंदर रहकर वर्क कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 157 है, इसके अंदर क्या है कि अगर आप किसी भी प्रोविंस के अंदर, स्पेशली केपीके के अंदर, अगर आप कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, अगर आप कोई किसी किस्म का जिस तरह बलूचिस्तान में किया गया, डिफरेंट गोल्ड माइन के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइन किए गए, तो उसके अंदर आपको प्रोविंशियल की इजाज़त जो है वो ज़रूरी है। फेडरल गवर्नमेंट टू कंसल्ट प्रोविंसेस बिफोर इनिशिएटिंग एनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द
प्रोविंस। उसके बाद आर्टिकल 160 है, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसके अंदर नेशनल फाइनेंस कमीशन एनएफसी अवार्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उसके अंदर क्या किया गया, एक फार्मूला बनाया गया जिसके अंदर फेडरल जो है वो हर प्रोविंसेस को उनकी पॉपुलेशन की बेस के ऊपर उनके साथ जितने भी रिसोर्सेज हैं वो शेयर करता है, और इसका एक प्रॉपर फार्मूला है जिसकी बेस पर शेयर किया जाता है। और फिर 7th एनएफसी अवार्ड के अंदर क्या किया गया, बहुत सारे प्रोविंसेस थे बैकवर्ड प्रोविंसेस लाइक बलोचिस्तान, उनका एनएफसी अवार्ड के अंदर रिसोर्स का पार्ट बढ़ाया गया। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेक्स्ट है पॉजिटिव डेवलपमेंट, दैट वाज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अपॉइंटमेंट मेकिंग प्रोसेस टू स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे कि इन्होंने आर्टिकल 175A जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जो जजेस हैं उनको सुपीरियर कोर्ट, मतलब जो सुपीरियर कोर्ट की कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वही सुपीरियर कोर्ट को अपॉइंट करेगी। उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जो है वो जजेस को अपॉइंट नहीं कर सकता। उसके बाद आर्टिकल 123 है अपॉइंटेड ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बारे में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए। उसके बाद आर्टिकल 2 to 4 अपॉइंटमेंट ऑफ केयर टेकर, गवर्नमेंट के प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशंस दिए गए। उसके बाद आर्टिकल 243 अपॉइंटमेंट ऑफ सर्विस चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस, पाक आर्मी के जो फाइनल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इलेक्ट से सिलेक्ट किए जाते हैं। अब ये सारी मेजर मेजर जो है 18th अमेंडमेंट की प्रोस्पेक्ट्स थे, 18th अमेंडमेंट की पॉजिटिव डेवलपमेंट्स थी। अब इनके अंदर अगर हम देखें तो इन सब में हमको मेरिट्स क्या, हमें क्या मेरिट्स क्या क्या नज़र आते हैं, हम ये देखते हैं। तो सबसे पहला मेरिट हमें ये नज़र आता है कि एक तो ये मेरिटोक्रेसी की बेस के ऊपर रखा गया, क्योंकि एवरी मेजर में हमने बात की 27 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स थे, और तकरीबन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस रहा है 18th अमेंडमेंट के ऊपर। तो इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया, तो मेरिटोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है वो उनसे ले ली गई, सिंगुलर पर्सन से और एक इंडिविजुअल से। उसके बाद क्या है कि जो अपोजिशन पार्टीज की अपॉइंटमेंट है उसका रोल बढ़ा दिया गया अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद पावर को डिसेंट्रलाइज एंड डिवॉल्व कर दिया गया, फेडरल सर्विसेज ने अपनी पावर्स को प्रोविंशियल को दे दिया, और प्रोविंशियल ने अपनी पास को जो है इट वाज नेसेसरी कि वो लोकल गवर्नमेंट को अपनी पास जो है वो दें। लोकल गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या, लोकल गवर्नमेंट आर स्कूल्स एंड प्राइमरी यूनिट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। इन ऑर्डर टू प्रमोट गुड गवर्नेंस द 18th अमेंडमेंट मैंडेटेड डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट का जो आर्टिकल है दैट इज 140A। 140A ये हमारे पीपीएससी या एफपीएससी के क्वेश्चन जो वन पेपर है ऑब्जेक्टिव पेपर वन पेपर जो है उसके अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसका पाकिस्तान के 1973 के अंदर कौन सा आर्टिकल है, तो 140A आर्टिकल है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा किया गया, क्योंकि हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं 18th अमेंडमेंट का। तो इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या किया गया, सबसे पहले तो इसमें ये किया गया ऑल दो 16 डिपार्टमेंट्स जो 16 टोटल 16 सब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए गए प्रोविंशियल्स को, ठीक है। बट ये सारे वो सब्जेक्ट्स थे जो रिसोर्स ओरिएंटेड नहीं थे। सेम इसी तरह जब 1935 के इंडियन एक्ट 1935 एक्ट दिया गया था तो उसके अंदर प्रोविंशियल्स को ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस करवाई गई, बट उनके अंदर भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा वेग थी। वेग की सिचुएशन ये थी कि जो भी लीस्ट रिसोर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स थे वो सारे प्रोविंसेस को दिए गए, लाइक जिनके ऊपर इवन इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, लाइक एजुकेशन, लाइक हेल्थ, लाइक एग्रीकल्चर। ये सारी वो चीज़ें थी जो प्रोविंसेस के पास थी। अच्छा, और जितने भी रिसोर्स ओरिएंटेड थे, टैक्स ओरिएंटेड थे, वो सारे के सारे फेडरल के पास थे। सेम अभी भी आप देखें तो जितने भी रिसोर्स ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे फेडरल के पास हैं, और जितने भी लो रिसोर्स ओरिएंटेड हैं वो आपको प्रोविंसेस के पास नज़र आएंगे। उसके बाद सेम इसी तरह 1935 के एक्ट में ये था कि बहुत ज़्यादा वेग सिचुएशन थी कि एग्रीकल्चर प्रोविंशियल के पास था, बट इरिगेशन जो था वो फेडरल के पास था, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो
वेग सिचुएशन, कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन पैदा हो जाती थी। और सेम सिचुएशन अभी इस तरह है, जिसकी एग्जांपल ये है कि जो पंजाब पुलिस है, जो पुलिस सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, वो प्रोविंशियल के अंडर दिए गए। बट जो पीएसपी की सिलेक्शन है, पाकिस्तान सर्विस ऑफ पुलिस, उनकी सिलेक्शन जो है वो फेडरल के थ्रू होती है, फ्रॉम सीएसएस, जो फेडरल का एग्जामिनेशन का इदारा है। तो इससे काफ़ी कन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस पैदा हो जाती हैं। उसके बाद आर्म्ड फोर्सेस की रिक्रूटमेंट का जो प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया। उसके अंदर ये डेवलपमेंट चाहिए थी कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जितने भी पाकिस्तान के यूनिट्स हैं, फेडरल यूनिट्स, 4 फेडरल यूनिट्स हैं, पंजाब, सिंध, केपी के, बलोचिस्तान, तो इनसे जो है एक क्वांटिटी के मुताबिक इनको आर्म्ड फोर्सेस के अंदर प्लेसमेंट दी जाए। बट करंटली आप देखें तो केपी के और पंजाब से सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक जो डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट है, कि जितनी भी पावर्स थी, पॉलिटिकल पावर्स थी, वो सारी जो पार्टी लीडर है उनको दे दी गई। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको नज़र आती है अप्रैल 2022, जिसके जब इमरान खान साहब के अगेंस्ट मूवमेंट आई, और उनके अगेंस्ट जिन जिन लोगों ने इमरान खान साहब के अगेंस्ट वोट दिया, उन सब को अपने जो उनकी सीट्स थी उनसे हटा दिया गया और उनको दोबारा इलेक्शन लड़ने पड़े। तो सेम इसी तरह है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है उसको बहुत ज़्यादा पावर दी गई। उसमें ये अब इससे क्या हो गया, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उसके अगेंस्ट है। अब उसके अगेंस्ट कैसे है उसको देख लेते हैं। देखें, जब आप फॉर एग्जांपल एक एमएनए या एमपी, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, को पता है कि अगर मैं अपने पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट जाऊंगा तो मुझसे मेरी सीट छीनी जा सकती है, और ये पावर जो है वो पॉलिटिकल लीडर के पास है। तो इसका मतलब है कोई भी जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। और वो जब उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा तो इसका मतलब है कोई डेमोक्रेसी भी नहीं होगी, और कोई जो है पॉलिटिकल लीडर, सॉरी, कोई भी डेमोक्रेटिक पर्सन जो है वो पॉलिटिकल लीडर के अगेंस्ट नहीं जाएगा। दैट इज आर्टिकल 63A। अब हम देखते हैं वो क्या कहते हैं। अंडर आर्टिकल 63A, द पार्टी लीडर रेदर देन द लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो स्पीकर होता है। जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है वो लीडर ऑफ द हाउस है। प्रोविंशियल असेंबली का जो स्पीकर है वो लीडर ऑफ द उसका होता है। ठीक है, तो लीडर ऑफ द हाउस को पावर देनी चाहिए थी, बट लीडर ऑफ द हाउस को पावर नहीं दी गई, पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है उनको दी गई। इज एम्पावर्ड टू फाइल रेफरेंसेस फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर फ्रॉम द हाउस। दिस डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट केसेस इन विच पार्टी लीडर माइट नॉट इवन बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हेंस इज डैमेज द सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें ये भी हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो वो पार्लियामेंट का मेंबर भी ना हो, बट फिर भी वो पार्लियामेंट के मेंबर को हटा सके, तो दैट इज द अनडेमोक्रेटिक नॉर्म्स। उसके बाद हम देखते हैं कि चैलेंजेस ऑफ 18th अमेंडमेंट क्या हैं। 18th अमेंडमेंट का सबसे मेजर चैलेंजेस ये है कि लो फिस्कल स्पेस फॉर फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने के पास कुछ सब्जेक्ट्स रह गए हैं और वो उनसे प्रॉपरली रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता। इवन सिचुएशन ये है कि प्रोविंसेस जो हैं उनको रेवेन्यू जनरेट करके फेडरल को देने होते हैं, बट प्रोविंसेस जो हैं वो जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो प्रॉपर रिसोर्स इनहेंस नहीं कर सकते, टैक्स कलेक्शन का मैकेनिज्म डेवलप नहीं कर पाए 18th अमेंडमेंट में आज 13 साल बाद भी, तो वो प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फेडरल गवर्नमेंट को रिसोर्स की कमी होती है और फेडरल गवर्नमेंट को अपने मुल्क को चलाने के लिए आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है। उसके बाद है प्रोविंसेस लैक द एबिलिटी टू जनरेट रेवेन्यू, जिसकी हम अभी कंप्लीट डिस्कशन करके आए हैं। उसके बाद ओवरलैपिंग ज्यूरिसडिक्शन, इसकी मैंने आपको एग्जांपल दी है। हायर एजुकेशन, देखें, अब हायर एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो एजुकेशन बेसिकली प्रोविंसेस के अंडर है, बट हायर एजुकेशन जो है वो फेडरल के अंडर है। उसके बाद सिविल सर्विस का सेम है कि जो पुलिस है वो प्रोविंसेस के अंडर है, बट पीएसपी के ज़रिए जो सिलेक्शन होती है वो फेडरल के अंडर है। इससे ही थोड़ी
जो है वो कन्फ्यूजन पैदा होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रॉबैक है दैट इज़ प्रोविंशियल रिलक्टेंस टू डिवॉल्व पावर टू लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्न फेडरल ने लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये कह दिया कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं लोकल गवर्नमेंट के और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अगर प्रोविंसेस नहीं कराते तो फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को फोर्स करे कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस करवाएं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो डिवॉल्व कर दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, बट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अभी तक पावर को डिवॉल्व नहीं किया। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें तो कंक्लूड में यह 18th अमेंडमेंट इज अ मैंडेटेड एंड लैंडमार्क डॉक्यूमेंट, but it has pros and cons, but the benefits in the form of मेन बेनिफिट्स इसमें क्या क्या लिए गए। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को डेवलपमेंट किया गया जिसमें हमने डिफरेंट आर्टिकल्स को डिस्कस किया, लिबरलाइज्ड किया गया, इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड की गई, पावर को डिवॉल्व किया गया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी अमेंडमेंट पे पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन सब का कंसेंसस रहा है, एंड कंसेंसस ओरिएंटेड फेडरलिज्म for outweighed the drawbacks. That is the 18th amendment, the major 18th amendment regarding its critical analysis। अगर किसी का इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।